एक सुनसान बंजर जमीन में रिक एक लड़ाई के दौरान जमीन पर कई फीट दूर तक फेंक दिया जाता है और उसे सच में चिंता होती है कि शायद अब वो मर जाएगा। पर तभी उसके गुरु धुएं से बाहर आते हैं और फर्स्ट एड देने की बजाय उसकी तारीफ करने लगते हैं कि पिछले 2 साल की ट्रेनिंग में वो कितना ज्यादा बेहतर हो गया था और अब उसे ई रैंक एडवेंचरर एग्जाम को पास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तारीफ अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसे अभी भी इलाज की सख्त जरूरत है। इस दुनिया में एडवेंचरर आमतौर पर जवान लोग होते हैं क्योंकि ये काम शरीर पर बहुत ज्यादा जोर डालता है। पर फिर भी कुछ अडल्ट्स थे जो अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए रिक अभी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने की कोशिश कर रहा है। वो रिसेप्शन डेस्क पर जाकर अपना एग्जाम टिकट इशू करने के लिए कहता है, पर जब रिसेप्शनिस्ट उसकी डिटेल्स कंफर्म कर रही होती है तो वो रिक को पहचान लेती है और एक्साइटेड होकर याद दिलाती है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पर इधर रिक पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाता, पर जल्द ही उसे याद आता है कि वो आज से 2 साल पहले साथ में काम किया करते थे। और उसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई थी जब उसे पता चला कि उसने एडवेंचरर बनने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। इधर रिक थोड़ा सा एम्बैरेस है क्योंकि आमतौर पर कोई भी 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बनने के लिए अप्लाई नहीं करता था। अक्सर लोग अपने टीन्स में जी रैंक से शुरू करते हैं और 1 या 2 साल में ई रैंक तक पहुंच ही जाते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि आखिर पिछले 2 साल में रिक कर क्या रहा था, क्योंकि उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। जिस पर रिक समझाता है कि वो ज्यादातर पहाड़ों में अपने गुरु के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी एक शराब पिया हुआ आदमी रिसेप्शन डेस्क पर आया और रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट करने लगा और जब वो मना करती है तो वो आदमी इनकार सुनने को तैयार ही नहीं होता और उस रिसेप्शनिस्ट के साथ बदतमीजी करने लगता है। और तभी रिक फैसला करता है कि उसे बीच बचाव करना चाहिए, जिसके बाद उसने उस शराबी को साइड करने के लिए आराम से उसके पेट पर हाथ रखा, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो गया। रिसेप्शनिस्ट उस शराबी की वजह से हुई असुविधा के लिए माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो। अपना एग्जाम नंबर लेने के बाद रिक बाहर जाता है जहाँ एक मेड रीनेट उसका इंतजार कर रही है, जो पूछती है कि क्या रिक का रजिस्ट्रेशन हो गया, जिस पर रिक हामी भरता है और साथ ही उसका इंतजार करने के लिए उसका थैंक यू भी बोलता है। और ये कहते हुए वो रीनेट के बड़े बड़े संतरों को घूरने लगता है, लेकिन जैसे ही रीनेट की उस पर नजर पड़ी कि भाई क्या देख रहा है तू, तो रिक ने अचानक से बात बदल दी। अंदर दूसरे एडवेंचरर्स उस हाथ के निशान को देखकर हैरान थे जो उस शराबी के कवच पर छोड़ा गया था और क्योंकि वो कवच मजबूत स्टील का बना है तो जिसने भी ये किया है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। तभी 2 लोग अंदर आते हैं और उस शराबी को एक तस्वीर से पहचान लेते हैं जो उन्होंने पहले देखी थी। उसका नाम डोमल है और वो एक ए रैंक एडवेंचरर है जो 30 मामलों में वांटेड है। रिसेप्शनिस्ट जानती है कि ये रिक ने किया है, पर अगर वो सच में ए रैंक एडवेंचरर को गिरा सकता है तो वो शायद ज्यादा ही ताकतवर है। इसी बीच रिक का फिजिकल एग्जाम चल रहा है और उसकी हाइट लगभग 5'8" आती है, पर फिजिशियंस हैरान है कि रिक ये टेस्ट दे रहा है जबकि वो 32 साल का है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को अगले रूम में ले जाया जाता है जहां उन्हें क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने को कहा जाता है ताकि उनके अंदर की जादुई ताकत को मापा जा सके। जब एक एक करके दूसरे लोग टच करते हैं तो उन्हें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सी ग्रेड है। पर जब रिक की बारी आती है तो उस क्रिस्टल में बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, जिसके बाद एग्जामिनर ने उसे जादू के मामले में एफ ग्रेड दे दिया। दूसरे उम्मीदवार रिक का उसके लो माना स्कोर के लिए मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे बस एफ ही आया ना, एफ ही आया ना। पर जैसे ही एग्जामिनर अगले बच्चे को बुलाता है तभी क्रिस्टल अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। अगला टेस्ट सभी उम्मीदवारों की ताकत को मापने का है, जिसके लिए उन्हें कहा जाता है कि ग्रीन रोड पर जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से मारे। ये एक खास स्लाइम बैग है जो किसी भी हमले को सह सकता है, तो उन्हें इसे खराब करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी रिक को याद आया कि उसने एक बार स्लाइम बैग पर प्रैक्टिस की थी और तब उसके मास्टर ने एक घुस्से में गोल्डन स्लाइम बैग को फोड़ डाला और रिक से कहा कि तुझे भी ऐसा ही करना है। रिक को नहीं लगा था कि यह मुमकिन है क्योंकि गोल्डन स्लाइम बैग एक ड्रैगन के दांत जितना मजबूत होता है। पर उसके गुरु ने कहा कि अगर वो एडवेंचरर बनना चाहता है तो ये तो कम से कम करना ही होगा। और जब उसके गुरु ने एक सिंगल मुक्के से उसे आसानी से तोड़ दिया तो रिक भी मोटिवेट हुआ कि जब तक ये टूट ना जाए तब तक ट्रेनिंग करता रहूंगा, चाहे उसे एक दिन में 50,000 बार मुक्के मारने पड़े। पर उसे वो ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी ओर सभी उम्मीदवार उस स्लाइम बैग को पूरी ताकत से मारने के लिए लाइन में लग गए। पहले आदमी के लात मारने के बाद अगला उम्मीदवार डैरियर फैमिली का दूसरा बेटा है और अफवाह ये है कि उसका मैजिक सिर्फ 11 साल की उम्र में भी एक सी रैंक एडवेंचरर जितना ताकतवर है। और जब वो लड़का शुरू करता है तो वो हेल फ्लिंग जादू करता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। इधर रिक भी हैरान था, पर इसीलिए क्योंकि वो जादू बहुत छोटा है। लड़के ने फायरबॉल को लॉन्च किया और बिल्कुल सही टारगेट पे मारा और जजेस सच में लड़के की काबिलियत को देखकर खुश होते हैं। ये देखकर रिक और भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मैजिक टीचर जो फायर बॉल्स उस पर फेंकते थे वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। जिसके बाद रिक को लगता है कि लड़के का फायर बॉल उस टीचर के फायर बॉल जितना ही ताकतवर होगा।
पर शायद लड़के ने उसे छोटा कर दिया ताकि बिल्डिंग ना तबाह हो जाए। जैसे ही अटैक पावर एग्जाम आगे बढ़ता है, आखिरकार रिक की बारी आती है और जब वो स्लाइम बैग के पास जा रहा था तो एग्जामिनर ने उससे पूछा कि क्या वो सच में 30 साल से ज्यादा का है। रिक हाँ में जवाब देता है तो एग्जामिनर कहता है कि वो ऐसी चीजें करने के लिए बहुत बूढ़ा है। ट्रेनिंग आम तौर पर ज्यादा रिजल्ट नहीं देती जब तक कि उसे जिंदगी के शुरुआत में शुरू ना किया जाए, और उसके जादू वाले स्कोर्स भी बहुत गंदे हैं और इसीलिए उसे शर्मिंदा होने से पहले ही हार मान लेनी चाहिए। रिक जानता है कि लोग उसकी उम्र को लेकर थोड़े से जजमेंटल है, वो सच में हार मानना चाहता है, पर उसने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी है। ट्रेनिंग के दौरान तब तक स्लाइम बैग्स पर मुक्के मारे हैं जब तक उसके हाथ से खून नहीं निकलने लग गया, और अब टेस्ट में रिक ने इतना जबरदस्त मुक्का मारा कि उस स्लाइम बैग के एक ही बार में चीथड़े उड़ गए। उसका मुक्का तो इतना ज्यादा ताकतवर था कि सामने वाली दीवार तक उड़ गई। ये देखकर सब लोग हक्के बक्के हो गए और रिक भी हक्का बक्का हो गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बैग इतना कमजोर होगा। इधर वो लड़का यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या देखा, और वो रिक की कामयाबी से परेशान है क्योंकि आज का दिन उसका था शाइन करने का। लेकिन वो अभी के लिए रिक से हार मान लेता है क्योंकि उसकी खासियत डिफेंसिव मैजिक है, इसीलिए वो अगले टेस्ट में रिक से बेहतर परफॉर्म करेगा। पर जैसे ही अगला टेस्ट शुरू होता है तो वो लड़का हैरान रह जाता है जब रिक फोर्थ नेचर जादू को आसानी से रोक लेता है, जिस पर एग्जामिनर ने रिक की तारीफ की कि भाई तू कर तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन सिर्फ लेवल 1 जादू का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। जिस पर रिक ने कहा कि मुझे तो लेवल 1 वाला ही आता है और यही बहुत है सबके लिए। एग्जामिनर इसे बेइज्जती की तरह ले लेता है और वो अब एक 5th ऑर्डर जादू का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है ताकि वो रिक को दिखाए कि उसे उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो हेरान साइक्लोन का इस्तेमाल करता है जिसके बाद एक बहुत बड़ी हेरान वेव पूरे किंगडम में गूंजती है जिसे दूर खड़ा सिल्वेस्टर भी सुन पाता है। कुछ मिनट बाद सिल्वेस्टर एग्जाम सेंटर पहुंचता है ये पता करने के लिए कि क्या हो रहा है, जिस पर उसे बताया जाता है कि एक F रैंक एडवेंचरर ने अपने हाथों से एक स्लाइम बैग को उड़ा दिया और सिर्फ लेवल 1 डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल करके एक 5th नेचर जादू को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अभी रिक एग्जाम का रिटन पार्ट ही दे रहा है और वो अपने नॉलेज में कॉन्फिडेंट लग रहा है। टेस्ट खत्म होने के बाद रिक रीनेट के साथ एक ब्रेक लेता है और वो पूछती है कि उसका रिटन टेस्ट कैसा गया। रिक कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि उसे यकीन है कि वो रिटन टेस्ट में 100 में से 100 लाएगा। आखिर उसने 14 साल गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम किया है, तो ऐसा तो कोई भी तरीका नहीं है कि वो फेल हो जाए, पर फिर भी उसे यकीन नहीं है कि उसके ओवरऑल स्कोर्स एग्जाम पास करने के लिए काफी होंगे या नहीं। रीनेट उसे यकीन दिलाती है कि एग्जाम के लिए इतनी ट्रेनिंग करने के बाद सब ठीक होगा, पर तभी पहले वाला लड़का रिक के पास आकर चिल्लाता है आ! रिक को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है, पर असल में फ्रीड इसलिए परेशान था क्योंकि ये दिन उसकी काबिलियत को सबके सामने दिखाने का था, पर रिक ने उससे बेहतर परफॉर्म करके सबका ध्यान छीन लिया। बस वो अब इसके बारे में रो रहा था। रिक कोशिश करता उसे बताने की कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था भाई, और तब तक फ्रीड की बहन भी वहां पहुंच गई और अपने भाई को रोता देखकर वो तुरंत रिक पर चिल्लाने लगती है। रिक पूछता है कि क्या वो फ्रीड की बहन है, तो वो अपना नाम एंजेलिका ड्यूथ बताती है और फ्रीड तुरंत उसे बताता है कि ये 40 साल का आदमी उसका दिन खराब कर रहा है। रिक को ये बात बुरी लगती है और वो कहता है कि वो सिर्फ 30 का है, लेकिन एंजेलिका और फ्रीड उसे 40 साल का आदमी बुलाते रहते हैं। 40 साल का आदमी, 40 साल का आदमी। आखिरकार एंजेलिका रिक को एक ड्यूल चैलेंज करने के लिए अपना ग्लव उस पर फेंकती है, पर रिक ये नहीं समझता कि ये एक चैलेंज है, तो वो ग्लव को उठा लेता है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो गंदा हो जाए। बदकिस्मती से परंपराओं के मुताबिक ग्लव को उठाने का मतलब है लड़ाई करने का इरादा, तो एंजेलिका खुशी से उनके लड़ाई करने के लिए जगह सेट कर देती है। उसका कहना था कि उसे रिक को सजा देने में काफी मजा आएगा, पर अगर उन्हें ये करना है तो रूल्स के हिसाब से करना होगा। फिल्म किंगडम में ड्यूल्स में विनर लूजर के लिए सजा सेट कर सकता है, तो वो सजा सेट करती है कि लूजर को विनर की जिंदगी भर सेवा करनी होगी। एंजेलिका असल में एक 2nd क्लास रॉयल नाइट है, पर रिक को नहीं पता था कि एक 2nd क्लास नाइट कितना ताकतवर होता है, तो रीनेट उसे समझाती है कि 2nd क्लास नाइट लगभग B रैंक के बराबर होते हैं। ये सुनते ही रिक टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि B रैंक के एडवेंचरर्स बड़े राक्षसों को अकेले ही मार सकते हैं, पर रीनेट को ये बड़ी बात नहीं लगती और वो रिक से कहती है कि ध्यान रखे कि लड़ाई में वो एंजेलिका को मार ना दे। रिक सोचता है कि B रैंक के खिलाफ खुद को रोकना नामुमकिन था, जबकि वो अभी भी F रैंक है क्योंकि उसे अब तक अपनी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। तो रीनेट कहती है कि वो अपनी पिछले 2 साल की ट्रेनिंग पर विश्वास करे, बस और कुछ नहीं। अचानक से सारी डरावनी ट्रेनिंग की झलक उसके दिमाग में आ जाती है और वो उल्टी कर देता है। रिक उसे ऐसी टॉर्चर याद दिलाने के लिए रीनेट को कोसता है और वो उसे याद दिलाती है कि अगर वो ये सब सरवाइव कर सकता है तो उसे एंजेलिका को हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आखिरकार वो कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर पार्टी का मेंबर है,
तो उसे अपने आप पर थोड़ा सा तो विश्वास रखना चाहिए ना। रिक मानता है कि वो सही है और वो बिना डर के एंजेलिका का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अभी भी नहीं पता था कि वो एक सेकंड क्लास नाइट के खिलाफ कैसे टिक पाएगा, पर अब चिंता करने का कोई फायदा नहीं था। इधर एंजेलिका कॉन्फिडेंट है कि वो रिक से बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो वादा करती है कि वो उस पर रहम खाएगी ताकि वो मर ना जाए। बस फिर क्या था, वो अपने हमले को तैयार करने लगती है, जिसके बाद वो ब्लिंक स्टेप इस्तेमाल करके रिक के पास से गुजर जाती है ताकि उसे अपनी स्पीड दिखा सके। उसकी इसी स्पीड ने उसे लाइट स्पीड एंजेलिका का टाइटल भी दिलाया है। और इधर रिक सच में हैरान है, पर उस वजह से नहीं जो एंजेलिका सोच रही है। एंजेलिका कहती है कि वो अपने नेक्स्ट हमले से उसे खत्म कर देगी, तो वो फिर से ब्लिंक स्टेप का इस्तेमाल करती है। पर जब वो रिक के पास से आ रही है तो वो यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि एंजेलिका बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रिक को समझ नहीं आ रहा था कि किस बेवकूफ ने उसे वो टाइटल दिया था, क्योंकि वो उसकी नॉर्मल रनिंग स्पीड से भी स्लो है। रिक आसानी से उसके हमले से बच जाता है और एंजेलिका यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि एक एफ रैंक एडवेंचरर के लिए उसकी स्पीड से मैच करना नामुमकिन होना चाहिए था। असल में सिर्फ फर्स्ट क्लास नाइट्स ही उसकी स्पीड का मुकाबला कर पाए थे। तो वो ये मानती थी कि रिक इस बार लकी था, पर अब ऐसा फिर नहीं होगा। बस फिर क्या था, वो ब्लिंक स्टेप का एक बार फिर से इस्तेमाल करती है, पर रिक की नजरों में वो अब भी बहुत स्लो है। वो सोचता है कि वो आखिरकार बी रैंक तक पहुंची कैसे। उसे लगने लगता है कि शायद वो एक्चुअली में काफी ताकतवर है। पर जैसे ही वो एंजेलिका के हमले को डॉज करने की तैयारी कर रहा था, तो वो तभी एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है और वो अनजाने में वर्टिकल बेब्लेड अटैक को अनलॉक कर देती है। रिक इन हमलों को समझ ही नहीं पाता, तो उससे बचने में उसे काफी परेशानी होती है। और जब तक एंजेलिका खुद को रोकती है, वो ये सोचने पर मजबूर हो गया होता है कि वो खुद को ताकतवर कैसे कह सकता है, क्योंकि वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पर ना ही एंजेलिका इसके लिए तैयार थी, क्योंकि उसने ये प्लान ही नहीं किया था। वो शांत रहने की कोशिश करती है, शांत शांत, और रिक से कहती है कि वो काफी इंप्रेस है, क्योंकि उसने उसके लास्ट हमले को डॉज कर लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहती थी। पर इसका मतलब है कि उसे रिक को हराने के लिए और भी तेज होना होगा। वो अपनी खास टेक्निक इस्तेमाल करती है, जो उसे नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा तेज मूव करने देती है। पर जबकि वो 3 गुना ज्यादा तेज है, इधर रिक को वो अब भी बहुत स्लो लगती है। पर रिक बिना सोचे समझे हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके पास और कौन से ट्रिक्स हैं। इसीलिए वो डॉज करने का फैसला करता है। और इधर एंजेलिका हैरान है कि रिक अब भी उसकी स्पीड कैसे मैच कर सकता है। वो अपनी एनर्जी खत्म होने से पहले ये टेक्निक सिर्फ 2 और बार इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए वो अपना सब कुछ लगा देती है और एक आखिरी हमले के लिए जाती है, लेकिन वो फिर से गिर जाती है। इसलिए रिक उसे मुक्के से रोकने की कोशिश करता है और जमीन में एक होल बना देता है। एंजेलिका समझ जाती है कि अगर ये मुक्का उसे लग जाता तो वो मर जाती, इसीलिए वो रिक से डर जाती है और पूछती है कि वो असल में है कौन। ये सुनते ही रिक सिर्फ इतना कहता है कि वो एक पुराना रिसेप्शनिस्ट है जो एडवेंचरर बनना चाहता है। वो एंजेलिका के साथ अपनी लड़ाई कंटिन्यू करने के लिए एक्साइटेड है, इसलिए वो हॉल से बाहर निकलता है, पर एंजेलिका तुरंत सरेंडर कर देती है ताकि वो मर ना जाए। रिक समझ नहीं पाता कि वो गिव अप क्यों कर रही है। बस उसके सरेंडर करने से वो विनर बन जाता है। ये हिप हिप हुर्रे! और एंजेलिका द्वारा सेट की गई सजा के मुताबिक अब उसे अपनी जिंदगी रिक की सेवा में बितानी होगी। एंजेलिका उस सजा के बारे में बिल्कुल भूल गई थी, तो वो जो कर सकती है वही करती है और वो वहां से भाग जाती है। रिक को अपनी शर्त की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो उसका पीछा भी नहीं करता। और एग्जाम के रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं, इसलिए उसे चेक करने के लिए वहां से जाना पड़ता है। इसी वक्त रीनेट रिक को बताती है कि उसके बाकी गुरु भी उससे मिलने के लिए आने वाले हैं और रिक ये बात सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है। रिक और रीनेट अभी के लिए एग्जाम सेंटर वापस जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि रिजल्ट्स जल्द ही उनके एग्जाम टिकट्स के थ्रू अनाउंस होंगे। भाई साहब देखो, अगर आप पास होते हैं तो आपका टिकट ब्लू ग्लो करेगा और आपको एग्जाम्स के सेकंड स्टेज में आगे जाने की अनुमति होगी। लेकिन अगर कोई और कलर आया तो हो सकता है कि आप फेल हो गए हों। इधर रिक बहुत चिंता में है कि शायद वो एग्जाम में फेल हो जाए, तो रीनेट उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है, तूने अच्छा किया है रिक, तूने अच्छा किया है। उसकी बातों से खुश होकर रिक सोचता है कि कितनी अच्छी है यार ये, काश ये 10 साल पहले मिली होती तो इससे शादी कर लेता। पर तभी वो उसे धमकी देती है कि अगर वो फेल हो गया तो उसकी ट्रेनिंग 3 गुना बढ़ा दी जाएगी। तभी रिक का कार्ड ग्लो करने लगता है और वो घबराहट में उसे उठाता है और उसे ये देखकर खुशी होती है कि वो पहला एग्जाम पास कर चुका है। ये वो हॉल से रीनेट के साथ निकलता है, पर जैसे ही वो बाहर कदम रखता है एक भयानक बदबू उसकी नाक में घुसती है। छी 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 छी।
और वो देखता है कि एक अमीर आदमी सीधा रीनेट की तरफ आ रहा है और वो तुरंत अपना परिचय कराता है डायरम्यूट फैमिली के सबसे बड़े बेटे रास्टर डायरम्यूट के रूप में। रिक पहले ही डायरम्यूट फैमिली के 2 मेंबर से लड़ाई कर चुका है, पर इस बार रास्टर रिक के लिए नहीं आया है, वो रीनेट के साथ अपना चांस लेना चाहता है। रिक रास्टर से अपना परिचय कराने की कोशिश करता है, पर रास्टर को एक 30 साल के आदमी से कुछ लेना देना नहीं था, इसीलिए वो वापस रीनेट से बात करने लगता है और कहता है कि वो उसकी पर्सनैलिटी से डीपली प्यार करता है और चाहता है कि रीनेट उसके साथ चले ताकि वो उसकी दूसरी बीवी बन सके। दूसरी बीवी? यहाँ रिक लाइन क्रॉस होती देखकर आगे बढ़ता है क्योंकि वो रीनेट को रास्टर जैसे किसी आदमी के हाथों में नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो रीनेट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। रास्टर को अब अपना चांस लेने का कोई हक नहीं था। इसके बाद रास्टर नीचे देखता है और नोटिस करता है कि रिक के हाथ में एग्जाम कार्ड है, जिसका मतलब है कि वो अभी भी एफ रैंक पर है। अब रास्टर को बहुत मजा आता है ये सोचकर कि रिक जैसा एक बूढ़ा आदमी अभी भी लोएस्ट रैंक पर है। रिक अपनी सफाई में कहता है कि रास्टर भी एग्जाम देने के लिए कुछ ज्यादा बूढ़ा है क्योंकि वो कम से कम 25 का तो लगता है, पर रास्टर सिर्फ हंसता है और रिक को बताता है कि वो यहाँ स्टूडेंट के तौर पर नहीं है, उसने ये टेस्ट 14 साल की उम्र में ही पास कर लिया था। असल में वो एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो एग्जाम के सेकंड पार्ट के लिए इंस्ट्रक्टर के तौर पर यहाँ है। रिक पर अपना दबदबा बनाने के बाद रास्टर वापस रीनेट की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर के लिए जाना चाहेगी, पर रीनेट उसे सीधा सीधा मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ रिक के साथ जाएगी। पर ये जो तुम्हारा परफ्यूम है ना, इसने मेरी नाक के बाल जला दिए। उसकी ये बात सुनकर रास्टर भड़क गया और वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि वो रीनेट को अपने साथ नहीं ले जा सकता और वो अब कसम खाता है कि अगर वो रिक के एग्जाम का इंचार्ज बना तो वो उसे जितना हो सके उतना परेशान करेगा और उसके बाद रीनेट उसे प्यार करने लगेगी। सुना तुमने? रास्टर के जाने के बाद रिक प्रार्थना करता है कि उसे एग्जाम के दौरान रास्टर का सामना ना करना पड़े, पर फिर वो देखता है कि रीनेट अब भी उससे चिपकी हुई है और वो शर्माकर पीछे जाता है। वो रीनेट से माफी मांगता है उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहने के लिए, पर रीनेट कहती है कि उसे इसके लिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने रास्टर से छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया और इससे उसे बहुत खुशी हुई। इसी बीच रास्टर गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि वो रीनेट को अपनी दूसरी बीवी नहीं बना सका। तभी उसके दोनों भाई बहन उसके पास दौड़ कर आते हैं और फ्रीड कहता है कि एक बूढ़ा आदमी एग्जाम के दौरान उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, जबकि एंजेलिका शिकायत करती है कि उसी बूढ़े आदमी ने उसे एक ड्यूल में हरा दिया और उसे अपना नौकर बनाना चाहा, जबकि उसने ही बैट शुरू की थी। अब बताओ, उनके कहने का अंदाज ऐसा था जैसे उन्होंने तो कुछ गलत करा ही नहीं था। ये बात सुनते ही रास्टर नाराज हो जाता है कि कोई उनकी फैमिली को ऐसे इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, और जब उसे पता चलता है कि ये सब रिक ने किया है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है क्योंकि अब उसके पास बदला लेने का एक बहाना है। कुछ देर बाद मॉक बैटल शुरू होने वाली है और रिक इसके बारे में बहुत नर्वस है। रीनेट उसे कहती है कि एग्जाम के दौरान ध्यान रखे और वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल में रखे, पर रिक तो अभी भी मानता है कि वो कमजोर है। रिक ये नहीं समझ पाता कि उसे अपनी शक्तियां उन लोगों के सामने रोकने की क्या जरूरत है जो उससे ज्यादा ताकतवर होंगे, और उसे अभी भी रास्टर की चिंता है क्योंकि अगर वो उसके टेस्ट का इंचार्ज हुआ तो बहुत बुरा होगा। तभी रिक और रीनेट की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम लैंक्स है और वो कहता है कि वो रिक के एग्जाम का इंचार्ज होगा और रिक तुरंत खुशी मनाता है क्योंकि अब उसे एक चिंता कम है। लैंक्स आगे कहता है कि वो हैरान है कि रिक इस उम्र में एडवेंचरर बनने के लिए नौकरी छोड़ रहा है, पर वो इसे बुरा नहीं कहता, बल्कि उसके लिए तो ये अभी भी इंस्पायरिंग है कि रिक अभी भी अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है और वो इस बात से खुद को रिलेट कर सकता है क्योंकि उनकी उम्र लगभग सेम ही है। लैंक्स ने 24 साल की उम्र में ही एडवेंचरर बनना शुरू किया था, पर पिछले 20 सालों में वो सिर्फ बी रैंक तक ही पहुंच पाया है, पर अगर वो अपने गोल्स अचीव करना चाहता है तो उसे ए रैंक तक पहुंचना होगा। रिक को इतनी मेहनत करता देखकर उसे भी मोटिवेशन मिली है कि वो अपना बेस्ट दे और वो अपकमिंग मॉक बैटल में रिक को टेस्ट करने के लिए एक्साइटेड है, पर वो उस पर आसानी नहीं करेगा। और कॉर्नर में हम देखते हैं कि रास्टर छिपा हुआ है। रिक से मिलने के बाद जब लैंग सीढ़ियों से नीचे जा रहा था तभी रास्टर उसके पीछे आ जाता है एक ऑफर के साथ जो कि एक धमकी भी है। इसी वक्त रिक और रीनेट लॉकर रूम में वेट कर रहे हैं और रिक अब पहले से काफी बेटर मूड में है और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लैंक्स अपना इंस्ट्रक्टर मिला है। पर तभी कोई आकर अनाउंस करता है कि लैंक्स अचानक से बीमार हो गया है तो वो अब इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम नहीं कर पाएगा और उसकी जगह गेस व्हाट, किसको चार्ज दिया गया होगा?
जी हाँ, बिल्कुल रास्टर को। ये सुनते ही रिक घबराने लगता है। रीनट उसे बताती है कि रास्टर ने शायद कुछ गलत तरीके इस्तेमाल किए हैं ये सब करने के लिए, और क्योंकि वो एंजेलिका और फ्रीड से जुड़ा हुआ है तो वो शायद रिक से बदला लेने की सोच रहा है। इधर कमरे में दूसरे स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि रास्टर का आपके एग्जाम का इंचार्ज होना कितना बुरा है भाई, कितना बुरा है, और जबकि वो डायरम्यूट फैमिली का एक घमंडी सदस्य है उसके बारे में ये अफवाह भी है कि उसे एफ रैंक एडवेंचरर्स को पीटने में कितना मजा आता है, और हर साल वो किसी एक एडवेंचरर को टारगेट भी करता है और उसे फेल करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, जो कि रिक के लिए बुरी खबर है क्योंकि रास्टर तो अभी भी उससे नफरत करता है। बाद में रास्टर बाहर एक अनजान उम्मीदवार को टेस्ट कर रहा है। वो आइस ब्लास्ट से उस पर हमला करता है और उस आदमी को नॉक आउट कर देता है। पर जब वो उसे कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था तभी अचानक से उसे एलीट ग्रुप का एक मैसेज आया। इसी बीच रिक अंदर इधर उधर घूम रहा है क्योंकि अब उसकी बारी आने वाली है और उसे नहीं पता कि वो रास्टर का सामना कैसे करेगा। रीनेट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस बात को लेकर इतनी टेंशन में है, क्योंकि उसे सिर्फ रास्टर को हराना है। पर रिक सोचता है कि रास्टर को हराना नामुमकिन है क्योंकि वो ए रैंक एडवेंचरर है, जबकि रिक तो एफ रैंक का है। वो मानता है कि अगर वो रास्टर का सामना करेगा तो वो मर जाएगा, पर अगर वो पीछे हटेगा तो उसकी ट्रेनिंग 3 गुना आगे बढ़ जाएगी। बस इसके बाद रीनेट रिक के सामने आती है और पूछती है कि क्या उसे अपनी स्किल्स पर सच में विश्वास नहीं है। वो काफी गंभीरता से मानता है कि वो एक अधूरा एडवेंचरर है क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत देर से ये नौकरी बदली थी और लोग उसे हमेशा कहते थे कि वो इसके लिए बहुत बूढ़ा है। लेकिन रीनेट ने उसे समझाया कि दूसरों की बात सुनकर उसे अपने कॉन्फिडेंस को नहीं हिलाना चाहिए, चाहे रिक खुद पर विश्वास करे ना करे, पर वो करती है। उसने रिक को अपने भरोसे पर भरोसा करने को कहा कि जब मैं बोल रही हूँ ना तू जीतेगा तो तू जीतेगा। रिक उसकी बातों के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। तभी एक नकाबपोश लड़का रिक के पास आता है और उसे फ्री में भविष्य बताने का ऑफर करता है। साथ ही वो कहता है कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, जबकि ये सब बहुत अजीब सा है। रिक फिर भी फैसला करता है कि वो इसके साथ जाएगा, पर जैसे ही रिक बैठता है रीनेट चेयर पर एक जादुई सर्कल देखती है तो वो रिक को सावधान करने की कोशिश करती है कि ये एक चाल है, पर इसमें वो देरी कर देती है और रिक तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद लड़का अपना नकाब हटाता है और दिखाता है कि वो असल में फ्रीड है और वो खुश है कि वो रिक को अपने जाल में फंसाने के लिए कामयाब रहा। पर उसे खुद को टेलीपोर्ट करने का प्लान बनाना चाहिए था क्योंकि रीनेट बहुत गुस्से में है और उसे कॉलर से पकड़कर दीवार में छेद कर देती है। वो फ्रीड से पूछती है कि रिक को कहां टेलीपोर्ट किया गया है, लेकिन फ्रीड पहले तो बताने से मना कर देता है। पर जब रीनेट उसकी पलकें काटने की धमकी देती है तो फ्रीड बताता है कि उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक किसी को ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक ही भेज सकता है, तो रिक अभी भी आसपास ही है। इसी बीच रिक ट्रेनिंग सेंटर के पीछे रिवर पर पहुंच जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया। तभी एलीट गार्ड्स उसके सामने आए और रिक को बताया जाता है कि बदकिस्मती से उन्हें ऑर्डर्स है कि वो उसे पीटेंगे। उन्होंने बताया कि वो डायरम्यूट फैमिली के एलीट गार्ड्स हैं। बस रिक समझ जाता है कि रास्टर और दूसरे लोग इसके पीछे हैं। वो नहीं चाहते कि रास्टर के हाथ गंदे हो, तो वो ये पूरी कोशिश करेंगे कि रिक एग्जाम में पहुंच ही ना पाए। रिक उन्हें बेशरम कहता है उसे रोकने की कोशिश करने के लिए ताकि वो अपना एग्जाम मिस कर दे। जब वो सोच रहा होता है कि आगे क्या करे तो उसकी नजर पास के पहाड़ी पर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है और ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो उसके पार्टी के सीनियर मेंबर्स हैं और वो उनसे लाइट गार्ड से भी ज्यादा डरता है। उसके पार्टी मेंबर्स नीचे कूद कर रिक से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है जबकि उसे एग्जाम देने जाना है। वो लाइट गार्ड की जान बचाने के लिए एक झूठ गढ़ लेता है कि वो बस उसकी तैयारी में मदद कर रहे थे, जिस पर ब्रोसोन ने कहा कि अगर ट्रेनिंग चल ही रही है तो मैं भी 2-2 हाथ कर लेता हूं। पर रिक जानता है कि ब्रोसोन के साथ ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है। इसके बाद उसने एलीट गार्ड के लीडर को चेतावनी देते हुए कहा कि भाई प्लीज यहाँ से चले जाओ अगर अपनी जान प्यारी है तो, वरना उनकी जान खतरे में है। लीडर उसे सीरियसली नहीं लेता और अपनी टीम को ब्रोसन को मारने के लिए कहता है, पर जैसे ही उनमें से एक ब्रोसन के सर पर तलवार से वार करता है तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ब्रोसन बस वहां खड़ा रहता है। ये देखकर वो उस आदमी की तारीफ करता है कि उसने अपने शरीर को अच्छे से मजबूत किया है। अब आदमी गुस्से में उस पर मुक्के से हमला करने का फैसला करता है, लेकिन ये तो अपनी ही मौत को इनविटेशन दे रहा है क्योंकि ब्रोसन उसका हाथ पकड़कर उसे इतना दबा देता है कि वो नीला हो जाता है। पर ब्रोसन उसे बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक है जो उसके हाथ को ठीक कर देगी। एलीट गार्ड का लीडर अब समझ रहा है कि उसने इन लोगों पर हमला करके शायद गलती कर दी है और उसे इनकी असली शक्ति का अंदाजा हो गया है। इन सब के बीच मेजेट रिक से पूछता है कि क्या एलीट गार्ड सच में उससे लड़ने आए हैं। रिक कंफर्म करता है
तो मेजेट कहता है कि भाई तू टेंशन ना ले, मैं इसे शांति से हैंडल कर लूंगा। फिर वो एक सुपर फायर बैरल MK3 राइफल निकालता है और रेंज में सब पर फायर करके उन्हें जमीन पर गिरा देता है, जिस वजह से रिक उस पर चिल्ला उठा, तूने सबको मार दिया, जबकि उसने कहा था कि वो इसे शांति से संभालेगा। लेकिन मेजेट कहने लगा कि शायद इनमें से कोई जिंदा है। अभी एक आदमी एलिस को कैदी बनाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें कुछ फायदा मिल सके, पर उसे अंदाजा नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर ब्रॉसन कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो धीरे से मेरे पास से हट जाओ, पर आदमी नहीं सुनता और एलिस को चुप कराने के लिए उस पर वार करता है और उसकी किस्मत वहीं बर्बाद हो जाती है क्योंकि एलिस उसे भाप बना देती है। इधर एलीट गार्ड के बाकी मेंबर्स यकीन ही नहीं कर पाते कि हुआ तो हुआ क्या, पर लीडर समझ गया है कि क्या चल रहा है, तो वो उन्हें बताता है कि ये वैम्पायर लड़की लाखों में एक है जो सिर्फ 10 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगर है। मेजेट एक बोना है जो इतना स्किल्ड है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है जो किसी ने पहले नहीं देखी। ब्रॉसन एक ऑर्क है जिसके पास अविश्वसनीय शक्ति और बुद्धि है, यानी कि दिमाग है। ये सब S रैंक एडवेंचरर्स है, मतलब इनके पास आम सोच से परे शक्ति है। और इसके ऊपर ये सब एक ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिसमें सिर्फ S रैंक एडवेंचरर्स है। लीडर ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे ताकतवर लोगों को खुद देख पाएगा, तो अब जब देख ही लिया है तो वो स्मार्ट काम करता है। वो तुरंत एलीट गार्ड्स की नौकरी छोड़ देता है कि भैया अगर जान रही तो और पैसे कमा लेंगे, पर जो लोग नहीं भागे उन्हें एलिस से डील करना पड़ा। तो रिक बस उनकी चीखों को नजरअंदाज करके अपने एग्जाम पर फोकस करने की कोशिश करता है। इसके बाद रिक वापस रिनेट के पास पहुंचता है जब वो फ्रीड से निपट चुकी होती है और जल्द ही उन्हें लैंक्स मिलता है जो बुरी तरह से पीटा गया है भाई, बुरी तरह से। पहले रास्टर ने लिंक्स को कोने में लिया और उससे पूछा कि तेरा सपना क्या है, और जब लिंक्स ने जवाब दिया कि वो अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता है, तो रास्टर ने कहा कि उन बच्चों को भूल जाओ और उसके सपने देखने की हिम्मत करने के लिए ही उसे पीट दिया। रास्टर ने वैसे ये सब रिक तक पहुंचने के लिए किया और रिक इस पर बहुत गुस्सा है। पहले तो वो डरा हुआ था, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो रास्टर की छिताई करेगा, पर उससे पहले मिली अडोल्फ से। अडोल्फ के पास एक ऐसी खास शक्ति है जिससे वो किसी भी इंसान को देखकर ये बता सकता है कि आखिर उसके अंदर कितनी ताकत है, और इसे साबित करने के लिए वो एक अनजान एग्जामिनी को देखता है और पता लगाता है कि वो बिल्कुल कमजोर है। तो माना जा सकता है कि वो तुरंत रास्टर द्वारा एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी तरफ रास्टर एक पावर हाउस है और उसका जादू बहुत ज्यादा ताकतवर है। अडोल्फ को ये सब देखकर थोड़ा दर्द होता है क्योंकि ताकतवर लोगों को स्कैन करना उसकी आंखों पर जोर डालता है, जिसके चलते जब उसने रिक को देखा तो वो सीधा अंधा हो गया। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। इसी बीच स्टैंड्स में रिक की पुरानी कोवर्कर रिनेट के पास आती है और अपना नाम एलिसा ग्रेंगर बताती है और कहती है कि उसने पहले दिन रिक को रिनेट के साथ देखा था। तो जब रिनेट बताती है कि वो रिक की पार्टी का हिस्सा है तो एलिसा ये सुनकर खुश हो जाती है कि रिक के नए दोस्त हैं, और क्योंकि सब रिक का टेस्ट देखने की तैयारी कर रहे थे तो रिनेट ने उसे उनके साथ बैठने को कहा और वो खुशी से मान जाती है और सीड्स की तरफ बढ़ती है। पर ब्रोसन को वहां देखकर वो डर जाती है क्योंकि वो एक ऑर्क है। तभी मेजेट देखता है कि रिनेट के पीछे एक लड़की खड़ी है, तो रिनेट उसका परिचय रिक की पुरानी कोवर्कर के रूप में करवाती है और एलिसा सबको हेलो करती है, हेलो हेलो हेलो। मेजेट देखता है कि एलिसा के संतरे काफी बड़े हैं, तो वो तुरंत उसे अपने पास बैठने का ऑफर देता है, आइए बैठिए ना। पर रिनेट ने एलिसा को मेजेट का शिकार नहीं होने दिया और अब रिक एरिना में आता है। तो ब्रोसन रिनेट से पूछता है कि उसके ख्याल से रिक एग्जाम में कैसा करेगा। वो पूरे भरोसे से कहती है कि रिक बिना किसी दिक्कत के एग्जाम को पास कर लेगा, पर एलिसा को लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। वो कहती है कि रास्टर एक A रैंक एडवेंचरर है और वो E रैंक एडवेंचरर्स को बुरी तरह से पीटने के लिए जाना जाता है, पर अगर रास्टर सिर्फ A रैंक है तो ब्रोसन को ये यकीन है कि रिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लड़ाई शुरू होने वाली है। इधर एंजेलिका और फ्रेड जो कि बुरी तरह से जख्मी है, रिक को सबक सिखाने के लिए चीयर्स करते हैं और रास्टर का भी इरादा यही है। उसे नहीं पता था कि रिक उन लोगों से कैसे बच गया जो उससे पीटने वाले थे, पर वो लोग उसके जितने ताकतवर नहीं थे। रिक रास्टर से पूछता है कि वो एडवेंचरर क्यों बना और रास्टर जवाब देता है कि उसने ये सिर्फ स्टेटस के लिए किया था, क्योंकि जब तक उसके पास हाई रैंक है वो नए खिलाड़ियों को मजे के लिए पीट सकता है। अगर उसकी वजह इतनी खोखली है तो रिक कहता है कि वो किसी भी हालत में उससे हार नहीं मानने वाला। रास्टर लेवल 1 आइस जादू रिक पर फायर करके शुरू करता है और जानबूझकर मिस करता है, पर रिक 1 इंच भी नहीं हिलता। वो रिक का मजाक उड़ाता है कि वो डर के मारे जम गया है, पर असली वजह यह है कि रिनेट ने उसे सलाह दी थी कि लड़ाई के 1 मिनट पहले वो अपने आप को शांत करे और रास्टर की मूवमेंट्स को देखे। रास्टर इस बार सच में हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो रिक पर एक लेवल 3 फायर जादू कास्ट करता है
और रिक रास्टर द्वारा इतनी जल्दी जादू कास्ट करने से इम्प्रेस्ड है, पर उसे ऑब्जर्व करते रहना है, इसलिए वो डॉज नहीं कर सकता। बस फिर क्या था, फायर ब्लास्ट सीधा रिक को हिट करता है। इधर एलिसा को रिक की चिंता होने लगती है, लेकिन रिक बिल्कुल ठीक होता है। ब्रोस्टन एलिसा को बताता है कि रिक इतना ताकतवर है कि ऐसा ब्लास्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने समझाया कि अगर जादू में किसी को कामयाब बनना है तो छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वरना उस कैटेगरी में ग्रोथ की कोई उम्मीद नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा कोई 20 साल तक सीख सकता है, लेकिन क्योंकि रिक ने तो अपनी ट्रेनिंग ही लगभग 30 साल की उम्र में शुरू की थी, तो वो जादू में तो एकदम नल्ला ही है, लेकिन उसने बाकी हर चीज में जबरदस्त ट्रेनिंग की है। ब्रोसन ने उसकी फिजिकल ताकत ट्रेन की और रिक को ऐसी चीजें करवाई जैसे कि गांव के बीच भागना, पर 900 किलो वजन के साथ, और जहरीले सांप उसका पीछा करते थे। ब्रोसन ने रिक की ताकत बढ़ाने के लिए सब कुछ किया और मेजेट ने उसकी माना कंट्रोल ट्रेनिंग करी। ये आश्चर्य की बात थी कि मेजेट ने ट्रेनिंग को आधे में नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे काम करना पसंद ही नहीं है। पर जब रिक की बात आई तो वो चाहता था कि रिक अच्छी मैजिकल डिफेंसेस बना सके, वरना अब तक तो वो राख बन चुका होता। साथ ही रीनेट ने भी रिक को बहुत बढ़िया ट्रेन किया है, और ये सुनकर एलिसा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि रीनेट तो एक काम वाली है। रिक ने सब कुछ दांव पर लगाकर उनसे सीखा है, तो उसके पास पहले से ही एस रैंक एडवेंचरर की शक्ति है। हालांकि उसे यह एहसास नहीं है, क्योंकि ब्रोसन ने हमेशा ही उसे डराया था कि एफ रैंक एडवेंचरर उससे ज्यादा ताकतवर है। अब रास्टर एक और जादू कास्ट करने वाला है। रिक और लैंक्स को उनके एडवेंचरर बिजनेस में इतनी देर तक टिकने के लिए इंसल्ट करता है, और ये कहते हुए वो अपने स्किल ट्री के हर एलिमेंट हमले को रिक के ऊपर दाग देता है। जब तक वो खत्म करता है तो उसे लगता है कि रिक मर गया होगा, या कम से कम बुरी तरह घायल होगा, पर उसके और उसके भाई बहनों की उम्मीद के खिलाफ रिक बिना एक स्क्रैच के सब कुछ झेल लेता है। रास्टर इस बात से परेशान होता है कि रिक कितना ढीठ है, तो वो फैसला करता है कि अब वो रिक को अपने हाथों से खत्म करेगा। इसीलिए वो अपने हाथों और पैरों पर एक मजबूत जादू कास्ट करता है और रिक पर हमला करने के लिए दौड़ता है। और जैसे ही रास्टर ने रिक को पहला मुक्का मारने की कोशिश की, तो रिक ने बड़ी ही आसानी से उसे रोक दिया और रास्टर को पीछे उड़ा दिया। उसने कभी भी अपनी पावर को बेहतर करने का समय नहीं दिया, ना ही उसकी कोशिश की, तो उसके पास रिक से ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन रिक ने बहुत मेहनत की है, और वो नेचुरली टैलेंटेड चाहे ना हो, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर वो किसी को भी उखाड़ कर फेंक देगा। रास्टर रिक के कामयाब काउंटर मुक्के को एक तुक्का मानता है। एक तो यार ये ताकतवर लोग ना जल्दी विश्वास ही नहीं करते किसी चीज पर, इसीलिए अब वो सीरियस होकर रिक को हराने के लिए फुल ताकतवर जादू कास्ट करेगा। पर जादू दिखता चाहे कितना भी खतरनाक हो, रिक उसे एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है और रास्टर के नाकामयाब जादू के लिए उसका मजाक उड़ाता है। अलीसा समझ नहीं पाती कि रिक अपनी लो मना कैपेसिटी के साथ इतने हाई लेवल जादू को कैसे ब्लॉक कर सकता है। तो मेजेट समझाता है कि रिक ने अपने माना इस्तेमाल पर बहुत अच्छा कंट्रोल सीख लिया है। अब जबकि राष्ट्र के पास ज्यादा माना है, तो रिक 100 गुना 1000 गुना कम माना इस्तेमाल करके भी राष्ट्र के जादू कास्टिंग को मैच कर सकता है। अब राष्ट्र का कॉन्फिडेंस हिलने लगता है, तो वो अब एक लास्ट हमला करने की कोशिश करता है ताकि प्रूव कर सके कि वो ज्यादा ताकतवर है। पर रिक उसके लिए बहुत फास्ट है, जो राष्ट्र को आयरन बॉडी डिफेंस मैजिक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है। इस पॉइंट पर राष्ट्र समझ गया है कि रिक के पास एक एवरेज ई रैंक से ज्यादा पावर है, पर वो अब भी दावा करता है कि अब तक वो सिर्फ लकी रहा है। लेकिन रिक अब और धोखे में नहीं आएगा। वो जानता है कि अब तक सब उसकी शक्ति का नतीजा है, और इसके ऊपर रिक ने अब तक कोई भी ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी वो राष्ट्र को ओवर पावर कर रहा है। राष्ट्र समझ आता है कि वो अब इससे और धोखा नहीं कर सकता, इसलिए वो रिक से पूछता है, भाई तू इतना ताकतवर कैसे बन गया? तेरे पास तो जादुई शक्तियां बहुत ही ज्यादा कम है। पर रिक को ये बेइज्जती लगती है कि रास्टर ये सोचता है कि उसने कोई चालाकी इस्तेमाल की है। रिक बताना शुरू करता है कि उसे ड्रैगन्स के बीच में फेंक दिया गया था, और जब तक उसने उन्हें हरा नहीं दिया तब तक उसे निकलने नहीं दिया गया। उसे बहुत ताकतवर एक्सप्लोजन से बार बार उड़ाया गया, और फिर उसे राक्षस गू के तालाब से तैरने के लिए मजबूर किया गया जब तक कि वो उसमें डूबने नहीं लगा। अलीसा यकीन नहीं कर पाती कि रिक ये सब झेल गया, पर असल में रिक ये सब झेल नहीं पाया था। वो कई बार मरने की कगार पर था, लेकिन ब्रोसोन का हीलिंग मैजिक बहुत ज्यादा ताकतवर है, बस उसे जल्दी से अप्लाई कर लेना चाहिए। अब चाहे रिक कितनी भी बार क्यों ना मर जाए, वो हमेशा उसे वापस जिंदा ले आते थे, और इसी तरह उसने अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को एक्सीड किया। तो अगर मेजेट ने ट्रेनिंग के लिए उसे क्लिफ से धक्का दे दिया और वो मर गया, तो वो बस ब्रोसोन को बुला लेते थे उसे हील करने के लिए। ऐसा ही एलिस की ट्रेनिंग और रीनेट की ट्रेनिंग के साथ हुआ, जिससे कई लाइफ एंडिंग इंजरीज हुई। रास्टर इन सब पर यकीन नहीं करता,
क्योंकि अगर रिक के पास ऐसा कोई तरीका है भी ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग करने का, तो उसके पास ऐसी क्या वजह होगी कि वो अपने आप को नर्क से गुजारे। रिक कहता है कि उसका सपना है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर राक्षस केसर एलपी को मार दे। ये बात सुनते ही रास्टर उस पर हंसने लगता है, क्योंकि उसके ख्याल से वो राक्षस सिर्फ एक पुरानी कहानी है, पर असल में वो राक्षस सच में है और ऑर्कलम पार्टी का मकसद ही उसे एक दिन खत्म करना है। इधर रास्टर नहीं मानता कि वो राक्षस है और वो रिक को बच्चों की कहानी पर विश्वास करने के लिए बेवकूफ कहता है, पर रिक को फर्क नहीं पड़ता कि रास्टर उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके मिशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब रास्टर रिक की कहानियां सुनने से तंग आ चुका है। वो कहता है कि अब वो इस लड़ाई को एक बार में ही खत्म करेगा और एक लेवल 7 बाइंडिंग जादू इस्तेमाल करके रिक को जगह पर रोक लेता है। फिर वो अपने सबसे ताकतवर जादू का चैंट शुरू करता है, लेवल 8 इद्रिस एल्विन मैक। इससे रास्टर को लगता है कि उसने लड़ाई जीत ली है, क्योंकि रिक इस ताकतवर जादू को ओवरपावर नहीं कर पाएगा। पर रिक एक लेवल 1 एयर शॉट चार्ज करने लगता है लड़ाई बैक करने के लिए। रास्टर उस पर हंसता है और कहता है कि लेवल 1 जादू उसके लेवल 8 जादू को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन फिर भी रिक बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उसका एयर शॉट रास्टर के वाइन मैक को हरा देगा, क्योंकि रास्टर ने यह जादू बहुत कम बार इस्तेमाल किया है और उसने इसे उसकी अटमोस्ट कैपेबिलिटीज तक रिफाइन नहीं किया है। दूसरी तरफ रिक ने अपने एयर शॉट को 100 मिलियन बार इस्तेमाल किया है और उसने ये सीख लिया है कि उसका फुल पोटेंशियल कैसे अनलीश किया जाए। कोई भी रिक के इस दावे पर यकीन नहीं करता कि उसने 2 साल में ये जादू 100 मिलियन बार इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। पर ब्रोसन अलीसा को यकीन दिलाता है कि रिक सच बोल रहा है। रास्टर अब भी नहीं मानता। वो रिक को जमीन में दबाने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही रास्टर मुक्का मारने वाला था, रिक ने अपने हाथों और पैरों की हथकड़ियों को तोड़ दिया, जिसके बाद वो रास्टर से सीधे तौर पर टकराया। रास्टर को यकीन है कि अब उसने ये लड़ाई जीत ली है, लेकिन अब उसका जादू रिक की ताकत के सामने टूटने लगता है। जब रिक ने थोड़ी और जान लगाई तो वो रास्टर को स्टैंड्स में दूर तक फेंक देता है। काफी लोग यकीन नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या देखा। एक F रैंक एडवेंचरर ने A रैंक को हरा दिया। हालांकि रिक के दोस्त इस नतीजे की पूरी उम्मीद कर रहे थे। रिक लॉकर रूम में वापस आता है और दूसरे लोग उससे मिलने जाते हैं और उसकी लड़ाई जीतने पर उसे बधाई देते हैं। बधाई हो रिक, बधाई हो। खासकर अलीसा, जो उसकी शक्ति से बहुत हैरान थी। रिक आखिर समझता है कि वो सच में बहुत ताकतवर है और उसे नहीं पता था कि उसने ये पहले क्यों नहीं रियलाइज किया। पर वो अपने दोस्तों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए थैंक यू बोलता है। थैंक यू आप सबका। वो कहते हैं कि इतना फॉर्मली थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय तो उन्हें सबको बार में जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। पर उससे पहले रिक को रास्टर और उसके भाई बहन की आवाज सुनाई देती है, जो रूम में आ रहे हैं और रास्टर क्लियरली रिक के मुक्के से दर्द में है, पर वो इसके लिए इलाज लेने के लिए इनकार करता है। रिक उसे देखकर कहता है कि आज उसके मैच हारने का एक रीजन है। रास्टर रिक से कोई बेइज्जती सुनना नहीं चाहता, पर रिक उसे सच में एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है। वो रास्टर से कहता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो उसने टेक्निक्स की संख्या लिमिट कर दी थी जिनको वो इस्तेमाल करता था, ताकि उन्हें पूरी तरह से मास्टर कर सके। तो अगर रास्टर ताकतवर बनना चाहता है तो उसे एक सिंगल टेक्निक को रिफाइन करना चाहिए जब तक उसे लगने ना लगे कि वो मरने वाला है। पर अगर तुम ये एडवाइस फॉलो नहीं करना चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है भाई। रिक कहता है कि उसको रास्टर के भविष्य से बहुत उम्मीद है एक एडवेंचरर के तौर पर, और लगता है कि रास्टर ने आखिरकार कुछ ह्यूमिलिटी सीख ली है, क्योंकि वो चुपचाप रिक के पास से गुजरता है और वो उससे कहता है कि जब रिक का नेक्स्ट प्रमोशन एग्जाम आएगा तो रास्टर इंश्योर करेगा कि वो इतना ताकतवर हो कि सेकंड टाइम ना हारे। इसके बाद रास्टर वहां से चला जाता है और उसके भाई बहन उसके पीछे पीछे जाते हैं। पर जाने से पहले एंजलिका अपना सर झुकाकर रिक से उसको परेशान करने के लिए माफी मांगती है और फिर वो रास्टर को बाहर ले जाती है। उसके बाद E रैंक एग्जाम्स ऑफिशियली कंक्लूड हो गए हैं, तो उन उम्मीदवारों के लिए अनाउंसमेंट की जाती है जो पास हुए हैं। जैसे ही नंबर्स बुलाए जाते हैं तो रिक अपना नंबर सुनने का इंतजार करता है और इसी बीच दूसरे लोग उसके लिए पहले ही पार्टी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उसके फेल होने का कोई चांस नहीं है। रिक अपना एग्जाम पास कर लेता है, पर वो इस पर उतना ज्यादा खुश नहीं दिखता जितना रीनेट उम्मीद कर रही थी, और इसका रीजन ये है कि उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। रिक अपने बचपन के समय को याद करता है जब उसने एक बुक पढ़ी थी जिसमें एक हीरो अल्टीमेट राक्षस केसियर अल्पी से लड़ रहा था, पर आखिरकार वो हीरो उसे हरा नहीं पाया। ये वो पल था जब रिक ने पहली बार डिसाइड किया था कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है, बिल्कुल उसके स्टोरी बुक वाले हीरो की तरह। पर उसकी माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है, क्योंकि ये काम काफी डेंजरस है। तो उन्होंने प्यार से कहा कि बेटा मुझे ज्यादा खुशी होगी तू अगर कोई और करियर चूज करेगा। पर रिक के पिता इस बारे में कम मेहरबान थे और उन्होंने रिक से कहा कि उसे एक असली नौकरी लेनी चाहिए, अपनी जिंदगी एडवेंचरर बनकर बर्बाद करने से पहले।
एक दिन चेकअप के बाद रिक को उसके फिजिशियन ने बधाई दी कि उसके पास एक पैदाइशी खूबी है, पर रिक इस बात को मान नहीं पाता क्योंकि पैदाइशी खूबी होना एक बहुत ही रेयर बात है। पर डॉक्टर ने याद दिलाया कि पैदाइशी खूबी ऐसी चीजें नहीं है जो मेहनत से जाग सकती है, उसे इस क्षमता को इस्तेमाल करने में समय लगेगा। पर रिक अब भी बहुत खुश है क्योंकि इससे वो एक कामयाब एडवेंचरर बनकर अपने पेरेंट्स को बता सकता है। अगले दिन रिक उठकर अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पास एक खूबी है और जब वो उसे इस्तेमाल करेगा तो ये बहुत अमेजिंग होगा। पर दिन जल्दी ही हफ्तों से महीनों में बदल गए और आखिरकार रिक को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि शायद वो अपनी पैदाइशी खूबी को कभी जगा ही नहीं पाएगा। उसके दोस्त उसके प्रति काफी सिंपैथी रखते थे और रिक को फिर भी एडवेंचरर बनने के लिए कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करते थे क्योंकि ज्यादातर एडवेंचरर्स के पास खूबी नहीं होती। साथ ही एडवेंचरर्स बहुत पैसा कमाते हैं तो ये बुरी नौकरी नहीं है। पर रिक एडवेंचरर पैसों के लिए नहीं बल्कि हीरो यमातो की तरह बनना चाहता था और अब क्योंकि उसकी खूबी जाग नहीं रही थी इसलिए वो कभी टॉप का एडवेंचरर नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट के तौर पर एक आम सी नौकरी ले ली। रिक अपने पेरेंट्स को अपने डिसीजन के बारे में बताता है और वो खुशी से झूम उठते हैं ये सुनकर कि रिक ने आखिर अपने सपनों को छोड़ दिया है और एक नॉर्मल आदमी की तरह एक नौकरी करने के लिए तैयार है। अगले कुछ साल रिक रिसेप्शनिस्ट जॉब की ट्रेनिंग में गुजार देता है और कई एडवेंचरर्स को अपने सपने जीते हुए देखता है। समय के साथ साथ रिक रियलिटी से और ज्यादा दूर हो जाता है जब तक कि वो अपनी मामूली जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर लेता और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ वक्त बिताने में खुशी नहीं ढूंढ लेता। एक दिन अपनी पुरानी बुक्स देखते हुए उसे यमातो की लेजेंडरी एडवेंचरर्स वाली स्टोरी बुक मिलती है, पर अब तक वो उसके लिए सिर्फ एक पुरानी फेरी टेल थी जिस पर वो पहले विश्वास किया करता था। अगले दिन रिक काम पर जाता है और अलीसा अभी अभी हायर हुई होती है। वो सारे पेपर वर्क से काफी परेशान दिखाई दे रही है। रिक उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और उसे याद दिलाता है कि सीखने के प्रोसेस में जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जल्द ही सब समझ जाएगी। एक और चीज वो उसे बताना चाहता है क्योंकि उसने शहर में देखा है कि राक्षस ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और एक टीम जल्द ही उन्हें खत्म करने के लिए आने वाली है। अलीसा इस जानकारी के लिए उसे धन्यवाद बोलती है क्योंकि अब वो फॉर्म्स पहले से ही रेडी कर सकती है। अलीसा जब पेपर वर्क करने जाती है तभी रिक का एक एडवेंचरर दोस्त अंदर आता है और उसके पास रिक को दिखाने के लिए कुछ है। वो अभी अपने प्रमोशन एग्जाम से वापस आया है और वो गर्व से कहता है कि आज से वो ऑफिशियली एक बी रैंक एडवेंचरर है। रिक अपने दोस्त के लिए खुश है पर वो झूठ बोलेगा अगर वो कहे कि उसे जलन नहीं हो रही है किसी और को अपने सपने जीते हुए देखकर। इस जलन से डील करने के लिए रिक देर रात तक पीता है ताकि दर्द दूर हो जाए, पर अपनी इस हालत में भी उसके और जेड के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। जेड बी रैंक तक प्रमोट हो चुका है और रिक की जिंदगी जी रहा है, जबकि रिक 14 साल से उसी कुर्सी पर बैठा है और उसके पास दिखाने के लिए सिर्फ एक थोड़ी सी कमाई है। पर वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि अगर उसने उस वक्त एडवेंचरर बनने का फैसला किया होता तो वो कितनी दूर आ चुका होता। तभी रिक को शहर के बीच से एक अलग सी आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर वो देखने गया कि क्या वो भी कोई मदद कर सकता है। लेकिन वहां पर जो नजारा था उसे देखते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि किसी वजह से शहर में एक मिड रैंक हैंड ट्रोल है। आमतौर में रिक उसे देखते ही भाग जाता, पर वो देखता है कि एक औरत ट्रोल के रास्ते में चल रही है और वो बस खड़ा होकर नहीं देख सकता था जब कोई चोट खाए, इसीलिए वो उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, चाहे वो सच में कुछ ज्यादा नहीं कर सकता उसे रोकने के लिए। जब राक्षस उनके करीब आता है रिक एक बेरहम मौत के लिए तैयार हो जाता है, पर इससे पहले कि ऐसा हो रीनेट रिक के सामने आ जाती है और राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर वो रिक से उसे बचाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया बोलती है, पर उसे उसकी सेफ्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक स्किल्ड एडवेंचरर है। इसके बाद रिक और रीनेट दोनों साथ चलते हैं और एक दूसरे से परिचय करते हैं, जिसके बाद रिक कहता है कि वो इम्प्रेस्ड है कि रीनेट कितनी ताकतवर थी और वो उससे पूछता है कि क्या वो एक बी रैंक एडवेंचरर है। इसके जवाब में रीनेट कहती है कि वो बी रैंक की नहीं है। अब रिक को लगता है कि शायद ये ए रैंक की होगी और वो इस बात से हैरान है क्योंकि शहर में एक ए रैंक एडवेंचरर से मिलना आम बात नहीं है। पर रीनेट उसे फिर सही करती है और वो कहती है कि वो ए रैंक भी नहीं है। फिर वो अपना एस रैंक बैच निकाल कर रिक को दिखा देती है और रिक ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी मुलाकात इतनी लेजेंडरी एडवेंचरर से हो रही है। आगे बढ़ते हुए रिक रीनेट को अपने सपने के बारे में बताता है जो उसने जवानी में देखा था, एक एडवेंचरर बनने का और केसियर एलिपेथ को हराने का। वो जानना चाहता था कि क्या वो अब भी अपना सपना पूरा कर सकता है। अगर वो आज से एडवेंचरर बनने की कोशिश करे, चाहे उसकी उम्र 30 साल की हो गई है, तो क्या वो अपना सपना पूरा कर सकता है। रिक के उस व्यवहार को देखकर जब उसे लगा कि वो खतरे में है तो वो समझ गई थी कि उसमें एडवेंचरर बनने का साहस तो है, पर रीनेट मानती है कि बढ़ती उम्र में माना रिजर्व बिल्ड करना लगभग नामुमकिन है।
एडवेंचरर में माना रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए रीनेट ईमानदारी से कहती है कि उसे नहीं लगता कि रिक अब एडवेंचरर बन सकता है। इधर रिक पहले से ही ऐसे जवाब की उम्मीद कर रहा था, पर फिर भी उसे सुनकर दुख होता है। कम से कम उसे तसल्ली है कि एक एस रैंक एडवेंचरर ने उसे ये बात तो बताई, इसीलिए अब उसके पास सपने छोड़कर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रीनेट माफी मांगती है कि अगर उसे बुरा लगा हो, पर रिक कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसकी ईमानदारी की कदर करता है और वैसे भी रोज रोज इतनी खूबसूरत औरत से मिलने का मौका भी नहीं मिलता। इसके बाद वो मजाक में कहता है कि क्या वो कभी साथ में खाना खाने चले। रीनेट तुरंत ही उसके डिनर इनविटेशन को मान लेती है और कल उनकी डेट फिक्स हो जाती है। ये पे हुर्रे! अगले दिन रिक बहुत ही अच्छे मूड में है और आज वो पूरी मेहनत से काम करना चाहता है। और जब जेड वहां आकर अपने नए बी रैंक स्टेटस के बारे में शोर मचाता है, तब भी रिक को जलन नहीं होती, क्योंकि भाई साहब प्यार में जो थे ना, और वो उसे अगले मिशन के लिए शुभकामनाएं देता है। दिन के अंत में रिक खुशी से रास्ते पर चलता हुआ रीनेट से मिलने जा रहा है और दिल में थोड़ी सी उम्मीद भी है कि अगर डेट बढ़िया रही तो हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बन जाए भाई की। पर तभी उसे लोगों की चीखें सुनाई देती है, राक्षसों ने हमला कर दिया, बचाओ बचाओ। इसलिए बदकिस्मती से उसके डेट प्लान्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि रीनेट को उसके आसपास ही मिलना था। रिक सोचता है कि शायद वो राक्षसों से लड़ रही होगी, इसलिए जल्दी से वो उसकी खबर लेने के लिए दौड़ता है। रीनेट खुद तो ठीक लग रही है, पर बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं। वो रिक को पीछे रहने को कहती है और जब तक वो उनसे लड़ रही है, इसलिए रिक भी उसे अपना काम करने देता है। कुछ देर बाद मैदान में 100 से भी ज्यादा राक्षसों के टुकड़े बिखरे होते हैं और रीनेट को देखकर लगता है कि उसने अभी वार्म अप भी नहीं किया, पर अचानक से उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जो रीनेट को उसके परिवार की मौत की याद दिला देता है और उसका ट्रॉमा उसे घुटनों पर गिरा देता है। फिर एक राक्षस उसी वक्त आ जाता है जब रीनेट पैनिक अटैक से गुजर रही थी और रिक के पास उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं था, पर खुशकिस्मती से जेड लास्ट सेकंड में आकर दोनों को बचा लेता है। रिक उसका शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू भाई, तुमने जान बचा ली। पर उसे ये नहीं पता था कि जेड वहां पहले से क्या कर रहा था। तभी 2 और एडवेंचरर्स वहां मदद करने के लिए आ जाते हैं और जबकि वो लोग यहाँ पर है तो रिक को अपनी डेट को सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए जब तक कि वो राक्षसों से निपट लेते हैं। जब एडवेंचरर्स राक्षसों से लड़ रहे होते हैं तो रिक को एहसास होता है कि वो अब भी उनसे जलन महसूस करता है और जलन होगी भी। जब रीनेट थोड़ी सी संभल जाती है तो वो रिक को चेतावनी देती है कि यहाँ उसके लिए खतरा है। रिक उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि बी रैंक एडवेंचरर्स है ना, बाकी राक्षसों को वो हैंडल कर लेंगे। पर रीनेट कहती है कि वो इतने ताकतवर नहीं है कि जो आने वाले हैं वो उसे हैंडल कर सके। वो बताती है कि आसपास एक ड्रैगन है और वो उससे लड़ नहीं सकती अपने सालों के ट्रॉमा के कारण, जिससे उसके शरीर में जादू का कंट्रोल ही खत्म हो जाता है जब भी वो उस ड्रैगन को महसूस करती है। रिक को यकीन ही नहीं होता कि एक ड्रैगन यहाँ तक आ सकता है, पर अगले ही पल कुछ उनके ऊपर से उड़ता है और जब रिक ऊपर देखता है तो उसे ड्रैगन दिखता है जिसके बारे में रीनेट बात कर रही थी। एक ह्यूमन टाउन में ड्रैगन का आना अजीब है। ड्रैगन से लड़ने के बारे में रूल्स बहुत साफ थे। रूल्स में लिखा हुआ था कि अगर कोई एडवेंचरर जिसका रैंक ए से नीचे है उसे ड्रैगन पर पहले हमला नहीं करना। पर एक जादूगर डर जाता है और वही करता है जो रूल्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। उनमें से कोई भी ड्रैगन से लड़ नहीं सकता था, तो जेड सबको भागने को कहता है। पर जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को ड्रैगन के बैरियर में फंसा पाते हैं। सबको लगता है कि ड्रैगन अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला और उनके पास उसके खिलाफ कोई चांस नहीं है। पर रिक सीधा ड्रैगन के पास चलने लगता है। जेड उसे रोकने की कोशिश करता है, अबे रिक पागल हो गया है क्या, मत जा ड्रैगन के पास। पर रिक सोचता है कि अगर उसे वैसे भी मरना ही है तो क्यों ना मौत का सामना सीधा सीधा करे और एक एडवेंचरर की तरह मरे। रिक सोचता था कि अपने सपनों को छोड़कर उससे अच्छा लगेगा, पर अब भी उसके अंदर उस सपने की आग जल रही है। वो एक पत्थर उठाकर ड्रैगन पर फेंकता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। रिक की बहादुरी दूसरे एडवेंचरर्स को भी बहुत मोटिवेट करती है। सब लोग अपने हमले ड्रैगन पर डालना शुरू कर देते हैं, पर उस ड्रैगन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहाँ चींटी, कहाँ हाथी, ड्रैगन उन पर फायर ब्रीथ से हमला कर देता है। जेड को समझ आ जाता है कि ये बहुत बुरा होगा, इसीलिए वो अपनी आयरन बॉडी स्किल इस्तेमाल करता है सबको बचाने के लिए, और इसी वजह से वो लोग जिंदा बच जाते हैं। पर फिर भी उनको काफी चोट आती है। पर जलते मलबे से रिक उठता है और सीधा ड्रैगन की तरफ चलता है, ये दावा करते हुए कि वो अपना सपना पूरा करेगा चाहे उसे कुछ भी हो जाए।
ड्रैगन उसे कुचलने की कोशिश करता है, पर मौत के कगार पर रिक की पैदाइशी खूबी जाग जाती है। उसे शक्ति मिलती है ड्रैगन के पांव से बचे रहने की और उसे ढकेलने की। उसके शरीर से निकलती जादुई शक्ति इतनी ताकतवर थी कि वो उसके आसपास लपटों की तरह दिखाई दे रही थी, और रिक को समझ आता है कि आखिर ये उसकी पैदाइशी खूबी है। अब वो सोच रहा था कि ये पहले जाग जाता तो अच्छा होता, पर देर आए दुरुस्त आए। अब उसके पास लड़ने की शक्ति है, तो रिक ड्रैगन का सामना करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जब ड्रैगन उस पर एक और ब्लास्ट करता है, वो अपना हाथ बढ़ाकर अपनी मैजिकल एनर्जी से फायर को रोक लेता है, जिसके बाद उसने जबरदस्त मुक्का मारते हुए ड्रैगन के शरीर में छेद ही कर दिया, जिसका मतलब ये था कि रिक के एक ही वार से वो ड्रैगन खत्म हो गया। ये एनीमे आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।